हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी 2100 क्वेश्चनों की हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, उसमें पार्ट नंबर 4 आई है। ठीक फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पार्ट 3 तक देख लिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, 3 पार्ट में हमने लगभग 700 क्वेश्चन देख लिए। तो इस पार्ट में हम पार्ट नंबर 4 में हम 700 से आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम और क्या कहते हैं यूपी पीसीएस का और लेखपाल वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी तैयारी मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, 701 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है अनुव्रत। ठीक फ्रेंड्स, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जैनों ने। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भागवत। ठीक फ्रेंड्स, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? तो ये था गुप्तों ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन आगे देखिए। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये की थी भागवतों ने। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले कृष्ण की पूजा भागवतों ने की थी। आगे चलिए, 705 नंबर देखिए। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था, तो वो था उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य। ठीक फ्रेंड्स, ये सीतापुर जिले में पड़ता है। आगे चलिए, नासिक। ठीक फ्रेंड, नासिक में कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर इधर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड, यहाँ से चलिए 707 नंबर पर अभिलेख। ठीक फ्रेंड, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कौन सा नंद राजा था? तो वो था, ठीक फ्रेंड, नंद। यहाँ पूछा जा रहा है अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो वो खोदी गई थी कलिंग में। ठीक फ्रेंड्स, ये उड़ीसा वगैरह में पड़ता है कलिंग। आगे चलते हैं, 708 नंबर देखिए। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया था? ठीक फ्रेंड्स, लेकिन उनका परिणाम नहीं देख पाए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन में किसने समर्थन किया था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देख पाए थे? तो वो थे बीजीटी। ठीक फ्रेंड, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलिए, आगे देखिए 710 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 710 नंबर। वह कौन सा मगध शासक था जो वैशाली की नृत्यांगना, ठीक फ्रेंड्स, जो नाचने वाली होती है, आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो वो था अजातशत्रु। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के उत्सारण, ठीक फ्रेंड, उत्सारण जो इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम थ्योरी बनाई थी ना, उसमें विश्वास नहीं करता था? तो वो ऐसा था सैयद अहमद खान है क्या ऑप्शन में? तो ये था ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, सैयद अहमद खान। आगे चलेंगे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, ब्रिटिश ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। इन्होंने किस टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये लड़ा था उदारवादी टिकट से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ब्रिटिश शासन के समय। ठीक फ्रेंड, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था खोखला करने का सिद्धांत किसने पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी दादाभाई नौरोजी ने, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक फ्रेंड, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक थी इनकी। आगे चलते हैं, ये किसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है। 16 देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1856 में। ठीक फ्रेंड, ये 1857 का जो संग्राम हुआ था। ठीक फ्रेंड, इसके ऊपर कहानी है, पहले कहानी सुन लो। ठीक फ्रेंड, जितने जो मैं बोलूँगा ना कहानी में बताऊँगा, ठीक फ्रेंड, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं एग्जाम में। ठीक फ्रेंड, और आने वाले जो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनको लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो कहानी मैं सुना देता हूँ ताकि आगे हम जो आगे चलेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि कारतूस कब शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे दिसंबर 1856 में। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ठीक फ्रेंड्स, तो कहानी सुन लीजिए पहले ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये कहानी मैंने पहले भी सुना रखी है, बट यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो इसके रिकॉर्डिंग आप कहानी सुनिए पहले। तो कहानी ये है कि जो क्वेश्चन ये भी कहानी ये है कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप, मतलब धर्म को बुरा भला कहने लगे थे, धर्म के बारे में बोलने लगे थे। ठीक फ्रेंड, इस वजह से ये जो 1857 की क्रांति थी ये हुई थी। और इसका मेन कारण था ब्रिटिश जो हमारे
धर्म में हस्तक्षेप करने लगे थे, इसलिए क्योंकि जो ये राइफल थी इनमें कारतूस जो पड़ते थे, उन कारतूसों पर जो खोल लगा हुआ था उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, ठीक है। गाय का मांस और सूअर की चर्बी चढ़ा रखी थी और उन कारतूसों को खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, जिसकी वजह से कुछ भारतीय ये सोच रहे थे कि ये हमें हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो सबसे पहले विद्रोह हुआ था बैरकपुर में, मंगल पांडे ने किया था, ठीक फ्रेंड्स। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था, तो मंगल पांडे का नाम याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। और जो ये क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, इसका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह था चपाती और कमल, ठीक है। रोटी और कमल भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं, ठीक है। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है तो ये विद्रोह बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है और सबसे पहले जो ये विद्रोही भड़के हुए होते हैं ये सबसे पहले जाते हैं दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जाके सबसे बड़ी गलती सबसे दिल्ली जाकर कर देते हैं। ये दिल्ली में जाके ये इनको एक तो कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, मतलब कोई इनमें ढंग का व्यक्ति नहीं था जो इस पूरे उग्र भीड़ को नियंत्रित कर सके, इन लोगों को नियंत्रित कर सके, ठीक है। सबसे मेन कमी तो ये थी। और दूसरी इनने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि इन्होंने जाके जो अपना मसीहा, अपना बादशाह, अपना सेनापति, कुछ भी कह लो, तो बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया था कि आप ही हमारे बादशाह हो, ठीक है। आप ही हमारे प्रमुख नेता हो, आप ही हमारे लीडर हो, ठीक है। और वो बादशाह था बहादुर शाह जफर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर का नाम याद रखेंगे, जो एक 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है। तो इन्होंने इसको राजा घोषित कर दिया या बादशाह घोषित कर दिया, जो सबसे बड़ी भूल हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊँ ना तो इस आंदोलन का नेतृत्व अगर तात्या टोपे कर देना तो उस टाइम इसका रिजल्ट कुछ और ही होता, ठीक फ्रेंड्स। तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया अपना बादशाह, तो ये उग्र भीड़ अब चारों तरफ फैलने लगी थी, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झांसी से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो झांसी की रानी ने किया था, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये भी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, जो मैं कहानी के जरिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये भी बना कि इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो लियाकत अली ने, ठीक फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, और कानपुर से किया था तात्या टोपे ने, ठीक फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, बरेली से किया था, ठीक फ्रेंड्स, बरेली से किया था बहादुर खान ने, ठीक फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स। अब चलिए ब्रेक के बाद, तो बिहार से किया था, ठीक फ्रेंड, कुंवर सिंह ने। ऐसे ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनको याद रखना, कई बार क्वेश्चन ठीक पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। और क्या कहते हैं, तो अंग्रेज ये मतलब हर जगह से विद्रोह होने लगे थे, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो इनका जो लीडर है, जो बादशाह इन्होंने घोषित किया हुआ, जो 82 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है, क्यों ना हम इस बादशाह को ही पकड़ लें, इस सेनापति को ही पकड़ लें, इनके जो इन्होंने घोषित किया है, ठीक फ्रेंड्स। तो अब वही बात है, जब सेनापति पकड़ा जाएगा तो सेना कहाँ तक लड़ेगी, ठीक फ्रेंड्स। तो अंग्रेज़ों ने 2 सिपाही भेजे थे, एक था नीलसन, ठीक फ्रेंड्स, और हडसन नाम, ये नील और हडसन नाम के 2 बंदे भेजे थे। बहादुर शाह को ये जाते ही पकड़ लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, दिल्ली के लाल किले में कैद कर देते हैं पकड़ के, ठीक फ्रेंड्स। और ये हडसन होता है तो इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, जो ये अंग्रेजी अधिकारी होता है हडसन, ये टूटी फूटी उर्दू बोलता है, ठीक फ्रेंड्स। तो क्या कहते हैं, बादशाह बहादुर खान, क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के दोनों लड़के और उसकी वाइफ लाल किले में कैद है, उसकी वाइफ का नाम था जीनत महल, ठीक फ्रेंड्स। तो ये जो हडसन है ये जाता है, हडसन जाते ही ना जो बहादुर शाह के दोनों लड़के होते हैं उनका सर काट लेता है, सर काट के बहादुर शाह जफर के सामने पेश करता है और एक शायरी बोलता है उर्दू में, ठीक फ्रेंड्स। मैंने पहले बताया ये टूटी फूटी उर्दू बोलता था, तो उर्दू में एक शायरी बोलता है बहादुर शाह जफर को कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, कि ए जफर अब ठंडी पड़ गई है शमशीर हिंदुस्तान की, ठीक फ्रेंड्स। तो ये शायरी बोलता है, तो बहादुर शाह जफर रिप्लाई करते हैं इसको, और रिप्लाई में कहते हैं कि बागियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, कि बागियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग माने होता है तलवार। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तलवार लंदन तक चलेगी, और वो लंदन में जाके कब जलती है, 1940 में, जब उधम सिंह जाके मारते हैं किसको, जनरल डायर को, जो कि क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग के हत्याकांड का मेन आरोपी होता है, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इसी ने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में गोली चलाने का। तो 1940 में उधम सिंह जाके मारते हैं लंदन के किंग्सले पैलेस में जनरल डायर को, ठीक फ्रेंड्स। तो 1857 की कही गई बात वो 1940 में उधम सिंह जाके पूरी करते हैं, ठीक फ्रेंड्स।
तो फिर इन क्या कहते हैं इनके लड़कों को मार दिया जाता है। तो फिर इनको अंग्रेजी सेना पकड़ के कुछ दिन के लिए रंगून भेज देती है। तो कई बार ये क्वेश्चन बना है कि ऐसा कौन सा बहादुर क्या कहते हैं ऐसा कौन सा मुग़ल बादशाह था जिसको रंगून भेज दिया गया था। तो अंतिम बादशाह था मुग़ल बादशाह बहादुर खां जफ़र, बहादुर शाह जफ़र, और इसी को रंगून भेज दिया जाता है। जब इसको रंगून भेज दिया जाता है तो इसकी जो वाइफ होती है वो एक चिट्ठी लिखती हैं, उसमें कुछ शायरी वगैरह लिखती हैं। वो लिखती हैं कि नए कपड़े पहन कर जाऊँ कहाँ और बाल सजाऊँ किसके लिए, कि नए कपड़े पहन कर जाऊँ कहाँ और बाल सजाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ कर ही चला गया, अब मैं आऊँ जाऊँ किसके लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ बात लिखती हैं उसमें चिट्ठी में। और उसके बाद फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। तो बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु थोड़े दिन बाद हो जाती है रंगून में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो कहानी के ज़रिए मैंने आपको बताया है ना, तो इसको याद रखना। तो अब चलते हैं, इस पूरी कहानी मैंने सुना दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ तो आंसर हो जाएगा इसका, ये दिसंबर में शामिल किए गए थे। अब आगे चलते हैं। और कई बार क्वेश्चन ये भी बना है कि जो मंगल पांडे थे वो कौन सी राइफल बटालियन में थे। तो 34वीं। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखना, 34वीं एनफील्ड राइफल बटालियन में थे वो। आगे देखिए 717 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। भारत। ठीक फ्रेंड्स, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो ये जैसे मैंने बताया ना कि अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, जो वीरांगना लक्ष्मीबाई थी तो इनकी जन्मस्थली थी वाराणसी। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका बचपन का नाम क्या था। तो मन्नू। ठीक फ्रेंड, कई जगह मन्नू लिखा मिलता है, कई जगह ये मणिकर्णिका भी लिखा मिलता है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बंगाल गजट था। ये शायद 1780 में छपता था। ठीक फ्रेंड्स, प्रिंट होता था उस सन में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो ये की थी वेलेस्ली ने। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ देख लीजिए। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो ये किया था लॉर्ड रिपन। ठीक फ्रेंड, उस टाइम इसका कार्यकाल चल रहा था। आगे देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो ये मेरठ में हुई थी, मैंने बता दिया है कहानी के जरिए। ठीक फ्रेंड, बरेली से किसने नेतृत्व किया था, ये बताया ना, खान बहादुर ने। ठीक फ्रेंड, आगे चलिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो ये खड़ा किया था ऑप्शन नंबर डी 1895 में। बिरसा मुंडा सोते हुए कब पकड़े गए थे। तो ये 3 मार्च को। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है क्या कहीं, 3 मार्च, हाँ यहाँ पे है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, तो वो थे बिरसा मुंडा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों में, इन तीनों जगह में से किसी में से ये पक्ष में नहीं थे, इन तीनों जगह में से। जनजाति जनजाति लोगों ने शब्द। ठीक है, जनजाति लोगों ने के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था ठक्कर बप्पा ने। ठीक फ्रेंड, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो ये ग्वालियर में है। ठीक फ्रेंड्स, महारानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में किसके खिलाफ लड़ी थी। तो ये लड़ी थी कैप्टन ह्यूरोज के खिलाफ। ठीक फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, जिस अंग्रेज ने जहाँ जिस मतलब ये मैंने वीडियो ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड करा रखी है, ओनली ट्रिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि किस बंदे ने कहाँ से 1857 की क्रांति में भाग लिया था और किस अंग्रेज कैप्टन ने या अंग्रेज सिपाही ने उस विद्रोह को कहाँ से दबाया था। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी ट्रिक के माध्यम से प्लेलिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा कि महारानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट कौन लड़ा था। तो कैप्टन ह्यूरोज लड़ा था। और जब ये महारानी लक्ष्मीबाई मर जाती है ना, तो कैप्टन ह्यूरोज एक बात कहता है, वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो कैप्टन ह्यूरोज ने ये कहा था कि ये क्रांतिकारियों में अकेली एकमात्र महिला है जो ये मर्द की तरह लड़ी थी। ठीक फ्रेंड्स, ये कहा था इसने, कैप्टन ह्यूरोज ने। ठीक फ्रेंड्स, कि ये क्रांतिकारियों में अकेली एक मर्द है जो यहाँ पर सो रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, ह्यूरोज ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। तो ये बेगम ने हजरत महल ने किया था, ये मैंने बता दिया है। ठीक फ्रेंड्स, इलाहाबाद से किसने किया था। तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। ये सब हम कहानी के माध्यम से पहले ही जान चुके हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी तत्ते टोपे। अजीम अजीमुल्ला खान के सलाहकार कौन थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए नाना साहब। ठीक फ्रेंड्स, आनंद मठ उपन्यास की वास्तुकथा आधारित है। तो ये थी सन्यासी विद्रोह पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आनंद मठ लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, निम्नलिखित में से विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने आनंद आनंद जो उपन्यास था ना आनंद मठ, इसमें लिखा था, प्रसिद्ध हुआ था। ठीक फ्रेंड, तो ये था ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह, जो भी मैंने बताया है।
आनंद मठ के उल्लेख में ये प्रसिद्ध हुआ था सबसे ज़्यादा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान, ठीक फ्रेंड, 19वीं शताब्दी के दौरान भावी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। ठीक फ्रेंड्स, ले जाएंगे तुम्हें पटना और कर देंगे घटना। तो ये घटना पटना की थी। आगे चलते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो यही राम सिंह ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पंजाब से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाइमेकस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 42 नंबर देखिए। वह कौन सा मंत्री था जिसके उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, राधागुप्त। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बट गया। और फिर बाद में ये कौन सा मौर्य राजा आया था जिसने दोनों भागों को, बटे हुए भागों को दोबारा आपस में मिला दिया था? तो वो थे संप्रीति। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 744 नंबर देखिए। इनमें से कौन बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनवाए गए हैं? ठीक फ्रेंड्स, बनाया गया है या बनवाए गए हैं? तो ये था सांची का अभिलेख। ठीक फ्रेंड्स, सांची का स्तूप। आगे देखिए। अशोक, ठीक फ्रेंड्स, 745 देखिए। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व की रियासत का उल्लेख है? तो बताइए कौन सा है? तो ये था लुम्बिनी अभिलेख। ठीक फ्रेंड्स, अशोक के जितने शिलालेख जौन सी भाषा में, कहाँ से मिले हैं, किस भाषा में मिले हैं, ये सब मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जाना प्लेलिस्ट में अशोक के शिलालेखों की वीडियो, अकबर के नवरत्नों की वीडियो, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता? तो ये था दशरथ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए। 747 नंबर। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के डालने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थों, ठीक फ्रेंड, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, चांदी और तांबा। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन एसएससी में या फिर कहीं जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है ना, तो वहाँ ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में तो हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्कों के अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं न्यूमिनिस्टिक। ठीक फ्रेंड्स, न्यूमिनिस्टिक कहते हैं उसको, सिक्कों के अध्ययन करने वाले को। ठीक फ्रेंड्स, और जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं या बनाए जाते हैं उस जगह को कहते हैं टकसाल। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। 748 नंबर देखिए। मौर्य काल के लक्षणाध्यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो ये था टकसाल। ठीक फ्रेंड्स, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। ठीक फ्रेंड्स, ये टकसाल वही है जहाँ सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। आगे देखिए। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह युक्ति किसके लिए कही गई थी? ठीक फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मेगास्थनीज ने जो ग्रीस में मतलब दास प्रथा देखी थी ना, मतलब यूनान वगैरह में, वहाँ दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही। ठीक फ्रेंड्स, अपने इंडिया में थी लेकिन नाम मात्र थी। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई गई है। यहाँ देखिए ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा? हाँ, तो ये है ना, ये देखिए क्या कहते हैं। भारत में दास प्रथा उस प्रकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस और यूनान में देखा था। ठीक फ्रेंड्स, ये ग्रीस यूनान का पुराना नाम है। आगे चलते हैं। 750 नंबर देखिए। हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो किया गया था कैसे? जले हुए ईंटों से। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, आप क्वेश्चन का लेवल देख के ही समझ रहे होंगे कि ये वन क्वालिटी के क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, 3800 प्लस। ठीक फ्रेंड्स, जो कि लगभग हमने 2200-2300 तक देख लिए हैं, थोड़े ही बचे हैं। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड, इनमें से कौन सी वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि पर से विकसित हुए थे? ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है कि कौन से देवता थे जो विकसित हुए थे? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रुद्र। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारत में हाल में ही खोजा गया हड़प्पा का कौन सा नगर है? तो ये था धोलावीरा। नहीं, हाँ, धोलावीरा ही है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये थी बड़ा धान्यगार, यानी कि जो आज के टाइम गोदाम वगैरह बनाते हैं ना अनाज को स्टोर करने के लिए, उसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं। इनमें से किस पुरातात्विकविद ने सिंधु लिपि में, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 754 नंबर। इनमें से किस पुरातात्विकविद ने सिंधु लिपि में गढ़े, ठीक फ्रेंड्स, सिंधु लिपि में गढ़े या गुड़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया था जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, SR राव। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये डीप में जाके पूछ लेता है। रेलवे
मैं कई बार ये क्वेश्चन बनाया कि जो लिपि वगैरह जो टेढ़ी मेढ़ी लिपि लिखी हुई होती हैं, तो इनको स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए कौन सी मतलब किरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है यूवी रेज, अवरक्त किरणें। ठीक है, उनके द्वारा लिपि पढ़ने में थोड़ी सहायता मिलती है। आगे चलते हैं। 755 नंबर देखिए, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SR राव। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं मिले थे, तो कुएं कहाँ से मिले थे, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से कुएं मिले थे। आगे देखिए सिंधु घाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 757, किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से, ठीक है, खुदाई के दौरान घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं, तो ये मिले थे सुरकोटदा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुरकोटदा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। 758 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत का प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो उस टाइम हाथी दांत से मतलब कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस समय हाथी दांत का प्रयोग उपयोग में नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप में जाके पूछ लेता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था उत्तराखंड PCS में कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, तो ये देख लो 5000 साल पुरानी सभ्यता है ये, आई थिंक 5-7 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है ये। ठीक है, बट कई जगह ये 2500 भी लिखा हुआ है, तो उस टाइम भी देख लो, 2500 साल पहले भी देख लो, तो उस टाइम भी कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी होती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके ये बना था कि किस जगह से कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हुए हैं, तो वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए थे, और कहाँ से, लोथल से। ठीक है, लोथल वो जगह थी, गुजरात में पड़ती है ये। ठीक है, देख लो उस टाइम भी कुत्ते बिल्ली की दुश्मनी थी और आज भी है। तो आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अवंतिका। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन है क्या, हाँ डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये बताया था उदयन ने। आगे चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, तो ये था काशी, और ये पड़ता है वाराणसी में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो ये थी अहिछत्र। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, महाजन पदों के युग में, ठीक फ्रेंड, महाजन पदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मथुरा कौन से राजवंश की राजधानी थी, तो आई थिंक ये थी सूरसेन की। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं, हाँ डी ही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चंपा, ठीक फ्रेंड्स, चंपा की राजधानी थी, चंपा इसकी राजधानी थी अंग। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन UPPCS में जो हाल ही फिलहाल में 2021 में RO का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ये 16 महाजनपद थे ना, तो इसमें 16 में से उत्तर प्रदेश में कितने थे, तो उत्तर प्रदेश में थे 8 महाजनपद। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ये हाल फिलहाल UPPCS में क्वेश्चन बना है RO 2021 वाले में। ठीक फ्रेंड्स, कि 16 महाजनपद में से ये उत्तर प्रदेश में कितने थे, तो 8। ठीक फ्रेंड्स है, यहाँ पर 767 नंबर देखिए, चंपा की राजधानी अंग है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं अंग कहीं लिखा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है अंग। ठीक फ्रेंड्स, जो कि मैं पहले ही बता दिया था। आगे चलिए, 68 नंबर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती, ठीक फ्रेंड्स, किसकी राजधानी थी, तो ये थी चेदियों की। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था, तो ये था अस्मक। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मत्स्य महाजनपद ये पड़ता था राजस्थान में। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पड़ता था, इसकी राजधानी थी विराटनगर। 771 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, तो कौसाम्बी से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पर, कौसाम्बी की राजधानी मगध में कभी नहीं बनी थी। आगे चलिए, 772 नंबर, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सत्तारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं भी इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये था अजातशत्रु। ठीक फ्रेंड, ये हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था या शासक था जो जिसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बाद में अपने पुत्र के द्वारा अपने हाथों मारा गया, तो ये अजातशत्रु था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 73 नंबर देखिए, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आता शिशुनाग। ठीक फ्रेंड्स, इन सब की जो ये शासनकाल वगैरह है ना, किसके बाद कौन सा शासक आया, किसके बाद कौन सा राज्य आया, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। आगे चलते हैं, मगध। ठीक है, मगध में नंद वंश के बाद कौन आए थे? तो मगध में नंद के बाद आए थे मौर्य। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहता हूँ नंग, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्मानंद। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ या उदय हुआ? तो ये थे मौर्य। ठीक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है हसीन मासुका। ठीक फ्रेंड्स, हसीन ना से बनेगा नंद वंश और मासुका का पहला अक्षर है माँ, तो माँ से बनेगा मौर्य। ठीक फ्रेंड्स, ये ट्रिक वगैरह आप जाके देख लेना अगर देखनी हो तो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो टू द प्ले लिस्ट। फ्रेंड्स, आगे 76वें नंबर पे चलिए, राजा नंद। ठीक फ्रेंड्स, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा था? तो ये था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो ये बताइए किसके दरबार में था? ये बिंबिसार के दरबार में था। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुश्रुत और चरक किसके दरबार में थे? तो वो थे कनिष्क के। ठीक फ्रेंड्स, अब ये देखिए आगे चलते हैं, 78 नंबर पर सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो नंदों का था। ठीक फ्रेंड्स, नंदों की सेना देख के सिकंदर हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि इनकी सेना में 6 लाख, ठीक फ्रेंड्स, 6 लाख सिपाही थे और 6000 जंगी हाथी थे जो किसी भी सेना को रौंदने के लिए तैयार रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, और ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जब हमने बुक पढ़ी थी बिल्कुल डिटेल में, तो उन्हीं बुक का मैं निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सिकंदर के सामने सारे शासक धरास्त हो गए थे, तो किस शासक की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे या शस्त्र धारण किए थे? तो वो थे मस्तक। ठीक फ्रेंड, मस्तक वंश के जो महिलाएं थी उन्होंने। ठीक फ्रेंड, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। ये देखिए, 779 में युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे, तो वो थे मस्तक की स्त्रियाँ। ठीक फ्रेंड, और इन सारी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था सिकंदर ने। इसके ऊपर भी एक कहानी है जो कि मैं पहले वीडियो में सुना चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर हराया था या पराजित किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, पोरस और पुरु। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, भारत में औपनिवेशिक काम को अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये था शिक्षा से। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ भी निस्संदन सिद्धांत की बात होगी वहाँ शिक्षा आएगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, आगे देखिए 82 नंबर, भारत में शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? तो ये थे मकैले। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 1835 के मकाले के स्वर्ण पत्र ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 84 नंबर, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। आगे देखिए, भारत में, ठीक फ्रेंड, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में कब बने थे? तो ये बने थे 1858 है क्या, कहीं 57 है। ठीक फ्रेंड, 1857 में ही बने थे। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 86 नंबर, किसके सतत प्रयत्नों के कारण, ठीक फ्रेंड्स, किसके सतत प्रयासों के कारण या कोशिशों के कारण मुंबई में महिला विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी? तो डी के कार्वे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बीजीटी। ठीक फ्रेंड्स, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन संबंधित था? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कौन संबंधित था, तो ये थे बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो उस टाइम थे राजा राम मोहन राय। ठीक फ्रेंड, इन दोनों व्यक्तियों के साथ तीसरे थे राजा राम मोहन राय।
आगे देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। आगे देखिए बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, BHU। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे चलिए 1857 के सब 1857 का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये मैंने बता दिया था, रोटी और कमल। ठीक है, पहले ही बता दिया हमने कहानी के माध्यम से। आगे देखिए ठीक है, आगे देखिए 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे केंद्रित किया था? तो मैंने बताया था ना, उन्होंने सोचा कि जो इनका जो सेनापति है या बादशाह है दिल्ली में, उसे ही केंद्रित मतलब उसे ही गिरफ्तार कर लो तो सेना अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। तो वही हुआ था, दिल्ली पे सबसे पहले कब्जा किया था इन्होंने। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, जो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार था तो किसका था ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय का। ठीक फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये चलाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 97 नंबर, भारत में लोक सेवा आयोग का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये सब मैं बता चुका हूँ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आगे चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की कबर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। आगे देखिए 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इधर देखिए दिया हुआ है। ये देखिए 800 नंबर देखिए, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में होता था? तो ये उर्दू भाषा में छपता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए गदर पत्र एक गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो ये था एक साप्ताहिक। ठीक फ्रेंड्स, सप्ताह में प्रकाशित होता हुआ ये। आगे चलते हैं 802 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका किसने स्थापित की थी या किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। आगे देखिए 803 नंबर, लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो ये था केसरी में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये कौन सी भाषा में था? तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, याद रखेंगे। क्रांतिकारी काल में। ठीक है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों के कारण कांग्रेस का आलोचना करती रही या कांग्रेस का विरोध करती रही? तो चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, बंगवासी, काल और केसरी, ये तीनों कांग्रेस की बैंड बजा रही थी उस टाइम। आगे चलिए क्रांतिकारी। ठीक फ्रेंड्स, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो ये थी यंग इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 806 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा ले, बट मैं स्लो बोल नहीं रहा हूँ। अगर किसी को तेज़ लग रही हो तो स्लो करके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो मैं तो कह रहा हूँ 2x पे देखना। ठीक फ्रेंड्स, स्पीड में एकदम। आगे चलते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो ये था लीडर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बताइए, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, मनसुख लाल नजर। ठीक फ्रेंड्स, ये इंडियन ओपिनियन के थे। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया हुआ है, देख लो फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 809 पे। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो ये उर्दू में नहीं छपता था। आगे चलते हैं, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ हुआ था। तो ये हुआ था होम रूल लीग पार्टी ने। ठीक फ्रेंड्स, शुभारंभ किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, एक यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डाइमेकस जी नहीं आए थे। ठीक फ्रेंड्स, इनको उस टाइम वीज़ा नहीं मिल रहा होगा। आगे चलते हैं 812 नंबर देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसके ऊपर मैंने पूरी कहानी सुना रखी है, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने शुरू की वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले। ये चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है, आप जाके देखना, जो पहली वीडियो प्रोवाइड कराई है उनमें। आगे देखिए, किस ग्रंथ
किस ग्रंथ के लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप का वर्णन दिया है? तो आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोडस या सेट्रोकोडस कहा गया? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक फ्रेंड्स, सेंड्रोकोडस कहा गया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से मिले हैं? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र के। बुलंदी बाग कहाँ है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, तो ये था पाटलिपुत्र में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 17 नंबर देखिए, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में होते थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक भाषा में। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। आगे देखिए 819 नंबर, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में मिलता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पत्थर की पट्टियों पर मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, सिंपल वे में समझाता हूँ कि जो ब्राह्मी लिपि थी उसका सबसे पहले कहाँ पर लिखने में उपयोग किया गया था? तो पत्थर की पट्टियों पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 820 नंबर, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पूछ ले कि कब पढ़ा था? तो ये पढ़ा था 1837 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। भाभी, ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अभी बताया ना, जेम्स प्रिंसेप है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अभिलेखों के किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी और देव नाम प्रिय के रूप में मिलता है? तो ऐसा था अशोक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अशोक अपने 99 भाइयों का कत्ल कर गद्दी पर बैठा था। आगे चलते हैं 823 नंबर, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक फ्रेंड्स, अभिलेख नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये पशु बलि पर इसने रोक लगाई थी, तो ये ऐसा कौन से अभिलेख में है? तो ऐसा पहले अभिलेख में बताया था। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए क्वेश्चन। पहले अभिलेख में इसने बताया था कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए, पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ऐसा पहला अभिलेख बताता है इसका। आगे चलते हैं, टोलमी फिलाडेल्फस के। ठीक है, टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक राजन्य संबंध थे। ठीक है, ये पूछा जा रहा है जो टोलमी जो फिलाडेल्फस था इसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, मिस्र का। ठीक फ्रेंड्स, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट फैक्ट के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे काहिरा। आगे चलते हैं, और कई बार ये पूछा जाता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी की देन है? क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र के राज में थी। ठीक फ्रेंड्स, और नील नदी के देन है ये। आगे चलते हैं, 826 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राज्य के संबंध थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्यों के संबंध थे सीरिया और मिस्र के साथ। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में विभाजन का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य राज्य 7 पार्टों में बटा हुआ था, तो ये मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक बताती है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनी है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलते हैं 828 नंबर पर, किस मौर्य, ठीक फ्रेंड्स, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। आगे देखिए, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा किया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो बताइए क्या था ये फ्रेंड्स? ये था क्षत्रियों का। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने जो अभिलेख किया था उल्लेख, तो ये 12 क्षत्रियों को किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहदत्त था। अशोक घोष किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कई बार क्वेश्चन ये बना है कि इस अशोक घोष का नाम याद रखना। बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है ना, इनमें बुद्ध का इतिहास, अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी है, जो कई बार पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं, सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी सातवाहन है क्या ऑप्शन में? तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहनों ने की थी। आगे चलते हैं, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पेन चाओ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, गंधार मूर्तिकला में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इनको भारत पर जो आक्रमण हुए थे ना, ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि प्राचीन काल में जो भारत पर आक्रमण हुए थे, तो उनको सही क्रम में अरेंज कर दो।
तो पहले यूनानी आए थे, फिर शक, फिर कुषाण। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बता दीजिए कौन सा नहीं है। बताइए बताइए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शायद। ठीक है फ्रेंड, सी ही है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, B3। तो ये पुलकेशन द्वितीय का उल्लेख नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, बाकी आप पढ़ लेना, देख लो फ्रेंड्स। ये नासिक का जो अभिलेख है, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख है। हाथी गुफा में खारवेल का है, और गिरनार में रुद्र दामन का है। ठीक है फ्रेंड, बाकी आप पढ़ते रहिए। आगे चलिए, 837 नंबर में, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म को संरक्षण देता था, तो ऐसा था खारवेल। ठीक फ्रेंड्स, ये जैन धर्म को जितने राजाओं ने संरक्षण दिया था, इनकी ट्रिक की वीडियो 2-4 दिन में लगा दूंगा प्लेलिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, और आगे जिन राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, उनकी ट्रिक की वीडियो लगा दी है, आप जाके देखना। आगे देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से थे, तो ये चेदी वंश से थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पूर्वी रोमन, ठीक फ्रेंड्स, पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था, तो ये थे कानून निर्माता, विधि निर्माता। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, विधि में इनका योगदान था। आगे चलते हैं, हिंदू क्या कहते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि हिंदी का समाचार पत्र कौन था पहला, तो उदंड मार्तंड था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था कलकत्ता से। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए कलकत्ता से। और कई बार ये पूछ लेता कौन प्रकाशित करता था, तो पंडित जुगल किशोर का नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ड कौन थे, तो ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 42वें नंबर पर, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसका संबंध था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी का जो समाचार पत्र था साप्ताहिक, तो इनमें से किसका संबंध था उसमें से, तो अरविंदो घोष का था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 843 नंबर, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ये होता था इंडियन नेशन का। ठीक फ्रेंड्स, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो ये थे रामकृष्ण पिल्लई। आगे चलते हैं, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू थे। हरिजन का प्रारंभकर्ता कौन था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये थे महात्मा गांधी जी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक यानी कि प्रथम बार कब छपा था, तो 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था पुणे से। पुणे में भी कहाँ से, जब महात्मा गांधी जी थे यरबदा जेल में, पुणे की यरबदा जेल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत से किसका संबंध है, तो ये प्रारंभ किया था। ठीक फ्रेंड्स, संबंध भी पूछ लेता है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत से किसका संबंध है, तो BR है। ठीक फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर। बट यहाँ पूछा है भारत में किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था BR अम्बेडकर ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था, तो अल हिलाल। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल हिलाल। 1920 में देखिए, 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था या प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा वंदे मातरम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 851 नंबर देखिए, ठीक फ्रेंड्स, निम्न शब्द क्या कहते हैं, सब स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी का नहीं था, ये अल हिलाल अभी पढ़ा है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का था, लोकमान्य तिलक का केसरी पढ़ लिया है, और ये हेराल्ड नेशन ये था नेहरू जी का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र आरंभ किया था, तो ये किया था नेहरू जी ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये बताना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट नहीं थी, बाकी सारे सही सम्मिलित हैं, आप पढ़ लेना। कॉमनवेल्थ जुड़ा हुआ है, तो ये एनी बेसेंट से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर बी है, एनी बेसेंट। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आत्मीय समाज। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखिए 56 नंबर, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कभी सपोर्ट नहीं किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तीनों ही जाने जाते हैं संस्कृत भाषा की प्रवीणता के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, तो ऐसा तो सिर्फ
भगत सिंह जी ही कह सकते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप में विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप देने के लिए वैध बनाने के लिए सफलता भी पाई थी? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सुभाष चंद्र जी के गुरु पूछे हैं तो ये थे C.R. दास। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैसे समाप्त हो गया? तो जैसे ही इन्होंने भी मना किया था ना कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करने के साथ ही। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए आउटरम और टेलर ने। ठीक है, 1945 के बाद आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ये नहीं की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल है क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 865 नंबर देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियां चलाने में संगठित किया था? ठीक है, तो ये थे नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगम को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के रूप में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो ये थे उधम सिंह का, तो मैंने बता दिया 1940 में इन्होंने जनरल डायर को मारा था जाके इंग्लैंड के किंग्सले पैलेस में। और ये एक थे क्या कहते हैं, मदन लाल ढिंगड़ा। इन्होंने 1909 में शायद कौन सा अधिकारी था वो पता नहीं कि इजरायली की हत्या की थी, ऐसा ही कुछ किया था इन्होंने 1909 में। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। आई थिंक लॉर्ड कर्जन तो नहीं था, किजराली ऐसा ही कुछ नाम था। ठीक है, मैं बता दूंगा अगर अभी मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी याद रखना कि इनको लंदन में अंग्रेज़ों के या अधिकारियों के विरुद्ध हत्या करने के लिए फांसी दी गई थी ढिंगड़ा को और उधम सिंह को। ठीक है, याद रखना इसको। और ये माटा ये क्या था? कमाटा गाटा मारू, तो ये एक कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज था। और कमाटा माटा गारू की घटना किससे संबंधित है? तो बाबा गुरदीप से। ठीक है, गुरदीप जी इसमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरदीप से। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, भंग विरोधी आंदोलन का प्रचार की तिथि बतानी है, तो 7 अगस्त। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे की सूचना देता है? तो ये था समुद्रगुप्त। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था, तो गारो खासी जयंतियाँ सुना है ना आपने, मेघालय में जो पाई जाती तो उनका विद्रोह था ये। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? तो कमर शाह ने। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। ठीक है, 873 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता थे? तो ये थे दादू मियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बी ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। 8 के चलते हैं, फराजी कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे ये। ठीक है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहाँ से? ठीक है, तो वो ये किया था केरल से। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये किया था फड़के जी ने। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के। 877 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान गडकरी विद्रोह के लिए प्रसिद्ध था या गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ये था महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन में है नहीं, तो महाराष्ट्र में पड़ता है कोल्हापुर। आगे चलते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो ये आदमियों की बलि देते थे, तो ऐसी जनजाति थी खोंड। ठीक है, अंग्रेजों ने इस प्रथा पर इनकी प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था खोंड जनजाति ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। आगे चलिए, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर ए बुद्धू भगत ने। बेगरा। ठीक है, बेगरा का विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बा से बढ़ेगा बड़ौदा और बा से बढ़ेगा बेगरा। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। बल्लौर का विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? तो ये थे बारो। ठीक है, बारो को बहुत पीटा था इन्होंने लोगों ने इस विद्रोह में। आगे चलते हैं। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, कानू और भैरव चंद ने। ठीक है, सिद्धू कानू और भैरव चांद ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, ये रह गया है। निम्नलिखित में से संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1857 की क्रांति से 1 साल पहले हुआ था।
यानी कि 1855-56 में। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा आराम से चलता हूँ मैं, ये जल्दी के चक्कर में ना स्क्रीन भी पूरी हिल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को। ठीक फ्रेंड्स, अभी बताया ना, ये सबसे ज़्यादा यही बिटा था उस टाइम। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये थे BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अमेरिका के फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये तारकनाथ दास थे। ठीक फ्रेंड्स, उल उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ठीक फ्रेंड, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये था बिरसा मुंडा से। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कब प्रारंभ की गई थी? ठीक फ्रेंड, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो वो ये MP। ठीक फ्रेंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में की गई थी क्रांति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो ये थे लोखंडे जी, MN लोखंडे। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों का प्रथम मदरसा? तो ये कलकत्ता में बना था, ऑप्शन नंबर D। आगे देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने। ठीक फ्रेंड, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था? तो ये क्या था? ये क्या था? ऑप्शन नंबर D। ठीक फ्रेंड, विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे? तो इस पे तो मैंने पूरा लेक्चर दे रखा है जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। तो ये क्या था? 1813 का चार्टर एक्ट था, बट यहाँ भी सब दिखावा ही था। आगे देखिए, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये शिक्षा से था। ठीक है ना, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर A, हंटर कमीशन में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा वगैरह है उसको हम प्रोत्साहन करेंगे, बढ़ाएंगे आगे। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, बताइए कब ये की गई थी? 1905 में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, ये 1906 है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेंट्रल आयोग संबंधित है, तो ये अगेन शिक्षा से संबंधित है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी या हूणों को हराया था? तो ऐसा था स्कंदगुप्त ने किया था। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ये चंद्रगुप्त मौर्य था। A1 क्वालिटी का बंदा था ये। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखिए 905 नंबर। निम्न में से किस काल में स्त्री और पुरुषों की संख्या बराबर थी? तो ये गुप्त काल में माना जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ये D गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ A होना चाहिए था, तो A है इसका आंसर। ठीक है, गुप्त काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो ये लोहे वगैरह के जो उपकरण बनते थे वहाँ पर इसलिए थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 7वां नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? तो ऐसा किया था यशोवर्मन ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 7 नंबर। ठीक फ्रेंड, 7 तो हो गया ना, 8 देखिए। विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, इसके शासनकाल के जो भी इसके दरबार वगैरह में जो भी दुर्संधियाँ वगैरह होती होंगी उसका वर्णन किया गया है विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर B, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का बंगाल विभाजन, ये झंडू वामकर्जन ने किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर A। भगवान, 1 सेकेंड रुको फ्रेंड्स।
ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब थोड़ा पानी पिया है, थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि बोलने से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो 200 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं विदाउट रुके। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक और पूर्व और तथा बाद में एक मध्य बेहतर संबंधक प्रवर्तक बन गया था? तो ऐसे थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझा दूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो स्वदेशी आंदोलन का पहले तो आलोचक था, मतलब इसकी बुराई वगैरह करता था, लेकिन बाद में इसके बाद में क्या कहते हैं, बाद में इसका मतलब प्रबंध समर्थक बन गया था इस आंदोलन का। ठीक फ्रेंड, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर अपनी माँ बाप की 13वीं संतान थे। ठीक फ्रेंड्स, और ये 70 वर्ष की आयु में, ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष की आयु में A1 क्वालिटी के पेंटर बन गए थे, यानी कि कलाकार और चित्रकार बन गए थे? तो ये बन गए थे 70 वर्ष की आयु में। ठीक फ्रेंड्स, और अगर आपको थोड़ा और डीप में ले जाऊँ तो इन्होंने जो विदेशी वस्त्र को जलाए जाने के लिए इन्होंने निष्ठुर बर्बादी बताया था। ठीक फ्रेंड्स, ये कहा था क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कई बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बना है कि भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम बार गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने। बस इतनी नॉलेज बहुत है आपके लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया ना। 913 नंबर देखिए। बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव तो हमारे मित्र देते हैं ना। तो ये देखिए कृष्ण कुमार मित्र। ठीक फ्रेंड, सुझाव वगैरह लेना हो तो मित्रों के पास जाइए, A1 क्वालिटी का आइडिया बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें बंगाली राष्ट्रवादियों की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, बंगाली जो राष्ट्रवादी थे वो भड़कते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। तो उनकी जो मनोबल तोड़ने के लिए या उनको कमज़ोर करने के लिए विद्रोह या विभाजन किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो ये था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो बताइए। तात्कालिक कारण तो यही था कि करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बंगाल का जो विभाजन किया था ये झंडूराम करजन ने। तो ये कब तक बना रहा था? तो ये जब तक बना रहा था जब तक ये पंचम 1911 में नहीं आया था भारत। ठीक फ्रेंड्स, इसी ने आगे रद्द किया था। ये देखिए, सम्राट पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में एक शाही दरबार करजन के अधिनियम को निष्कासित किए जाने तक। ठीक फ्रेंड्स, इसने आगे बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आगे देखते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व ये चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ये नाम ही मद्रासी लग रहा है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? तो हैदर राजा ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी अब दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे चलते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं में भारत की प्राचीनतम कला परंपराओं को मतलब फिर से जिंदा रखने के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर। ये ऐसे क्वेश्चन टफ श्रेणी के क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स, 923 नंबर देखते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना कोलकाता में, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, बनारस में, तो उसकी अध्यक्षता की थी गोखले जी ने। ठीक फ्रेंड्स, और ये इनको राजनीतिक गुरु माना जाता है किसका? महात्मा गांधी का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। कई बार ये क्वेश्चन बोना है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये कलकत्ता में रखा था दादा भाई नौरोजी ने। जो 1906 में अभी पढ़ के आए ना पीछे क्वेश्चन में, जो इन्होंने अध्यक्षता की थी, उसी में इन्होंने कहा था हमें स्वराज चाहिए, वो भी पूर्ण, यानी कि पूरा। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रेट लगाओ इनके आगे। आगे चलते हैं। 1927 क्या कहते हैं 927 नंबर देखिए।
भारतीय कांग्रेस कहाँ उदारवादियों और उग्रवादियों के दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो कहते हैं ना, जैसे ही सूरत देखी तैसे ही ब्रेकअप हो गया था इनका कांग्रेसियों का। तो सूरत के अधिवेशन में 1907 में ये दो दलों में बट गए थे। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा है विभाजन कहाँ हुआ था, तो 1907 में हुआ था। लेकिन इनकी दोबारा फ्रेंडशिप कब हो जाती है, तो 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ में। ठीक फ्रेंड्स, लखनऊ में ये दोनों दल मतलब उग्रवादी और उदारवादी दल दोनों में दोबारा फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1916 में इनकी फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा जाता है कि इनकी फ्रेंडशिप कराने में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, यानी कि रोल निभाया था, तो वो निभाया था एनी बेसेंट ने। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1916 जो में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी अंबिका चरण मजमूदार ने। ठीक फ्रेंड्स, अंबिका चरण मजमूदार या मजूमदार कुछ भी लिखा मिल सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 1928। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, 928 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो ये थे सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, और कहाँ की थी, ढाका में। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है, डी। ठीक फ्रेंड्स, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन ये भी बना कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो रेलवे ग्रुप डी में हज़ारों बार पूछी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 930 नंबर देखिए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे आगा खां। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक सम्मेलन या अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कराची में। ठीक फ्रेंड्स, 1906। ठीक फ्रेंड्स, 1906 में मिंटो शिमला में मिले मुसलमान शिष्टमंडल की क्या प्रार्थना कर रहे थे। मुसलमान यही कह रहे थे कि हमें अलग से निर्वाचन प्रणाली चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, अभी तो ये सिर्फ वोट डालने का, अलग से निर्वाचन प्रणाली करने की, जो स्थापना करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आगे जाके ये कहेंगे कि अब हमें अलग देश भी चाहिए और उस देश का नाम होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था, तो ये गढ़ा था, किसने गढ़ा था फ्रेंड्स, बताइए, एनी आइडिया फ्रेंड्स, बताओ। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। आगे चलिए 1908 में। ठीक फ्रेंड्स, 1908 में क्या यहाँ पूछा जा रहा है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा खोली गई थी, तो वो किसने खोली थी, वो खोली थी, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि अमीर आदमी लंदन जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अली अमीर, अमीर आदमी लंदन जाते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा है क्या ऑप्शन में, हाँ देखिए ये रहा अमीर अली। ठीक फ्रेंड्स, अमीर अली की अध्यक्षता में। आगे देखिए मुसलमान, मुसलमान यदि खुश, ठीक फ्रेंड्स, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये कहा था किसने, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि अगर भारत में मुस्लिम खुश हैं, हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो भारत में अंग्रेजी शक्ति का दबाव या महत्व बना रहेगा, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम को खुश करो। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा कहा था हंटर ने। आगे चलते हैं 1909 में। 1909 में मुस्लिम, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो ये मैंने बता दिया, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर रहे थे, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसमें अंत देश का विभाजन करा दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें भी मतलब मतभेद थे, मतलब बन नहीं रही थी आपस में, और जिसके कारण अंत में भारत का विभाजन यानी भारत का बंटवारा कर दिया गया, तो वो क्या था, तो ये मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, क्षेत्रों, ठीक फ्रेंड्स, और बाद में स्थानों का आरक्षण। ठीक फ्रेंड्स, ये बाद में, अभी तो वोट डालने का अधिकार मांग रहे थे अलग से। ठीक फ्रेंड्स, सिर्फ बाद में ये कहने लगे थे कि अब हमें आरक्षण भी चाहिए और कुछ अलग से देश भी चाहिए हमें। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये बताया जा रहा है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए डी में दिया हुआ है। आगे देखिए दिल्ली के किसके प्रवेश पर बम फेंका गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग। कहा जाता है कि शतरंज का खेल भारत में, ठीक फ्रेंड्स, भारत ने शतरंज का खेल सिखाया था, जो कि मुझे आज तक नहीं सीख पाया हूँ मैं इसे खेलना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तकों में मृक्ष कटकम का विषय क्या था, तो मृक्ष कटकम में इसने एक बात कही थी। ठीक फ्रेंड्स, मृक्ष कटकम में एक जो धनी बनिया होता है, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि व्यापारी होता है, और एक जो गणिका होती है। ठीक फ्रेंड्स, गणिका का मतलब यहाँ है
गणिका एक वैश्या का नाम था। ठीक फ्रेंड, गणिका जो एक वैश्या टाइप थी, क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, तो ये उसकी ये पुत्री थी ना, तो एक धनी व्यापारी की, और गणिका की जो पुत्री थी उसकी प्रेम कहानी है इसमें। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये हो गया ना, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये कपिल ने दी थी, सांख्य दर्शन प्रणाली दी थी। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, गंगेश उपाध्याय। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। जब तक जीवित रहो सुख से जीते रहो। ठीक फ्रेंड्स, जब तक जीवित रहो सुख से जीते रहो, चाहे इसके लिए ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर, ठीक फ्रेंड्स, शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पूर्ण आगमन नहीं हो सकता। पूर्ण जन्म का निश्चय करने वाली यह युक्ति किसकी थी? ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कहना था चारवाकों का। ठीक फ्रेंड्स, इनका कहना था कि जब तक जियो सुख में जियो, घी पियो, और चाहे घी पीने के लिए आपको ऋण भी लेना पड़े। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा चारवाकों का मानना था। मीमांसा के प्रेरणात्मक कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे, तो ये भी थे। ठीक फ्रेंड, इनके गुरु का नाम था मैजनी। ठीक फ्रेंड, जो कि इटली के थे। आगे चलते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। आगे चलते हैं। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत हैं, तो ये था ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, मीमांसा का कहना था ऐसा कि वेद शाश्वत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकायत और कपालिक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ये की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बाण भट्ट ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ बनाई थी, तो ये बनाई थी कन्नौज में। ठीक फ्रेंड, और ये थानेश्वर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो ये किया था पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये था पुलकेशन द्वितीय। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। चलो मैं इस हर्षवर्धन का पोस्टमार्टम ही कर देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बनाया है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशन द्वितीय हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और डीप में अगर चला जाए, एग्जामिनर ये पूछेगा कि इनका जो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय की लड़ाई हुई थी, ये कौन सी नदी के किनारे हुई थी, तो उस नदी का नाम था नर्मदा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, नर्मदा नदी के किनारे। और ये पूछ ले कब हुई थी, तो 634 और 635 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन ये पूछा जाता कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन। हा से बनेगा हर्षवर्धन और हा से बनेगा हेनसांग। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में एक बार क्वेश्चन यहाँ से डीप में बना था कि जो हेनसांग आया था, ये हर्षवर्धन के काल में कितने समय तक रुका था, तो ये रुका था 10 वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, ये 633 से 643 ईस्वी तक रुका था। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और डीप में जाके ये पूछ ले कि हर्षन क्या कहते हैं कि जो ये हर्षवर्धन था, इसकी पुस्तकें, इसने 3 पुस्तकें लिखी थी। एक थी एक थी रत्नावली, और एक थी नागानंद, और एक थी रसिक प्रिया। ठीक फ्रेंड्स, ये हर्षवर्धन का इतिहास था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलन कराया था, वो पहला कराया था कन्नौज में। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें आग वगैरह लगी थी, इसको जान से मारने की कोशिश की गई थी, फिर ये सफल नहीं हो पाया था, इसलिए दूसरा कराया था इलाहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, और ये हर्षवर्धन था, ये हेनसांग से सारे अपने कार्य जो भी शुभ काम होते थे, तो इसके यहाँ से करवाता था ये। ठीक फ्रेंड्स, बाद में इसको धन्यवाद देने के लिए इसके पैर धोकर वो पानी पीता था हर्षवर्धन। ठीक फ्रेंड्स, ये था इसका इतिहास। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। हेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध नगर था, तो वो था मथुरा। ठीक फ्रेंड्स, मथुरा में सबसे A1 क्वालिटी के सूती वस्त्र थे। कोई सही शब्द प्रयोग होता तो रेशम के लिए। आगे चलते हैं। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था, तो ये था नालंदा CU की। ठीक फ्रेंड्स, CU की पुस्तक वगैरह किसकी थी? ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हेनसांग की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म हुआ था केरल में। केरल ऑप्शन में है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड, अभी बताया ना, हरिश्चरित्र लिखी थी बाण भट्ट ने। ठीक फ्रेंड, आगे देख लेना आप।
खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू और जैन धर्म से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो ये हो जाएगा दशावतार का मंदिर। आगे चलते हैं, 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो ये है अजंता में। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, क्या पूछा है यहाँ, इनमें से कौन से में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो ये है कल्हेड़ी में। ठीक फ्रेंड्स, ये फ्लो में ऑप्शन नंबर ए पर लगा दिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, एलिफेंटा में प्रसिद्ध सैल काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों को। हजारों बार पूछा है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो ये है एलिफेंटा, एलोरा। ठीक फ्रेंड, एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं, तो ये किसके हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू, बौद्ध और जैनों के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या कह रहा है कि शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मैं आचार्य पढ़ रहा हूँ इसको, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि बिना हड्डी की जीव है तो फ्लो में कुछ भी निकल सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आश्चर्य माना जाता है, तो ऐसी कौन सी कला थी, वो कैलाश मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, एलोरा का। आगे चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए ये कौन सा बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 66 नंबर, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने कराया था। किस वंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो अगेन राष्ट्रकूट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन था, तो ये कृष्ण प्रथम था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में है, तो ये औरंगाबाद में। लॉलीपॉप है ये। मोटेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है या किस राज्य में है, तो ये सूर्य मंदिर है उड़ीसा। ठीक फ्रेंड, उड़ीसा है ना ऑप्शन में, तो ये है, एक सेकेंड फ्रेंड, यहाँ मोटेरा का सूर्य मंदिर पूछा जा रहा है, ना कि कोणार्क मंदिर। ठीक फ्रेंड, मोटेरा का सूर्य मंदिर है ये गुजरात में, और कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो है उड़ीसा में। ठीक फ्रेंड, उड़ीसा के में भी कहाँ, तो भुवनेश्वर में। ये देखो आ ही गया क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। ठीक फ्रेंड, जगन्नाथ मंदिर अगेन उड़ीसा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, तो ये बेसर शैली, नहीं, नागर शैली। ठीक फ्रेंड्स, इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, ये भुवनेश्वर एक नगर है ना, तो भुवनेश्वर में जितने मंदिर वगैरह हैं तो नगर शैली में यानी कि नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ओंकार वाट का मंदिर विष्णु का मंदिर है, ये कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिरों का गोपुरम कैसे कहा जाता था, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो ये बताया था, जो ऊपर बरांडा टाइप बना दिया जाता है ना, बहुमंजिला इमारत टाइप। ठीक फ्रेंड्स, उसको तोरण कहते थे, तो ये देखिए, तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था पल्लव ने। ठीक फ्रेंड्स, पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, याद रखेंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो ये किसके द्वारा, तो ये पल्लवों द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर पर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, तो द्रौपदी का मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 980 नंबर देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच था, तो ये झेलम और सिंधु नदी के बीच में था, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हज़ारों बार पूछा है, तो ये माउंट आबू पर है मंदिर। ठीक फ्रेंड, माउंट आबू में ये दिलवाड़ा मंदिर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। ठीक फ्रेंड, जैन धर्म का नाम याद रखना। ठीक फ्रेंड, जैन धर्म से संबंधित है ये। कई बार क्वेश्चन थोड़ा डीप में ये पूछ ले कि ये मंदिर कैसा बना हुआ है, कैसे। ठीक फ्रेंड, तो ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये है हम्पी, और हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली था मंदिर निर्माण शैली। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड, पंचायतन शैली के ऊपर याद रखेंगे। नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, तो ये हो जाएगा बिजालय। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 85वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी
की मूर्ति है। ठीक फ्रेंड, ये नंदी जो भगवान बैल जो भगवान शिव के साथ वो रहता था ना बैल, ठीक फ्रेंड, उसकी बात हो रही, तो जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के शासनकाल में बनाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चोलों का राज किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, तो ये फैला हुआ था ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो ग्रामीण। ठीक फ्रेंड्स, ग्राम प्रशासन की सहायता थी। आगे चलते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, तो अभी बताया ना, चोल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमा में देव आकृति क्या है, तो ये नटराज की चतुर्थ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों में विश्व में प्रथम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो ये नटराज की मूर्ति है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी है, तो अभी बताया ना, ये नटराज की मूर्ति है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल में बनी थी, तो चोल काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ तक आगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा हमें किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो ये शिक्षक यानी कि गुरु के रूप में। आगे चलते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, अगर इनको मैं डीप में ले जाऊँगा आपको, ठीक फ्रेंड, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस में यहाँ से डीप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, पहले तो लॉलीपॉप क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी। ठीक फ्रेंड, नौसेना किसके पास थी, तो ये थी चोल राजाओं के पास। ठीक फ्रेंड, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से डीप में ये पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य में ना क्वेश्चन ये पूछा जाता कि किस शासक के अंडर या किस शासनकाल में जो बंगाल की खाड़ी थी वो किसके अंडर थी, तो वो थी चोलों के अंडर। ठीक है, चोलों के अंडर क्यों थी, क्योंकि इनके पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी। ये भी क्वेश्चन बना है कि किसके पास नौसेना थी, चोलों के पास। और जब तक इनका चोलों का शासन रहा ना देश पर, तो वो पूरी बंगाल की खाड़ी चोलों के अंडर रही थी। लेकिन क्वेश्चन और भी डीप में ये अगर कई बार पूछ ले, तो ये क्या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो बंगाल की खाड़ी है वो चोलों के राज्य में किसने मिलाई थी, मतलब उस पर अधिकार किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक फ्रेंड, ये राजेंद्र प्रथम लिखा हुआ है ना, इसका नाम याद रखना। ये A1 क्वालिटी का बंदा था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी ने मतलब बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण कर लिया था या अधिकार कर लिया था और अपने राज्य में मिलाया था। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से डीप में ऐसे बन सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को गंगई नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र को। ठीक फ्रेंड, देख लो, इसने एक झील भी बनवाई थी। आगे चलते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, इनके पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी चोलों के पास। वो चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो ये थे राजराज प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इनका, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक फ्रेंड्स, राजराज प्रथम ने श्रीलंका को भी हरा दिया था। ठीक फ्रेंड्स, और वहाँ जब इसने श्रीलंका को जीत लिया, वहाँ की राजा और रानी को बंदी बना लिया इसने, तो राजा रानी के साथ इसने बहुत ही मतलब दुष्ट व्यवहार किया, मतलब एकदम उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी, जिसके कारण इसे चोल काल का मतलब सबसे गंदा, सबसे नीच, सबसे भयंकर राजा कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने श्रीलंका की राजा रानी के साथ बहुत ही नीचपना का व्यवहार किया था। आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी को बैंगी से जोड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बंदरगाह का नाम बताना है। ठीक फ्रेंड्स, इसका आई थिंक मेरे को आंसर इसका मिल नहीं रहा कंफर्म। ठीक फ्रेंड्स, बट आप बताना अगर किसी को बताओ। ठीक फ्रेंड्स, ये नहीं तो इसको मैं अगली वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं से देख के किसी पुस्तक में मिलेगा। ठीक फ्रेंड, बट यहाँ से मैं आपको बता नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट कर दो। ठीक फ्रेंड, छोड़ सकते हो इसको। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो आप बता सकते हो। ठीक फ्रेंड, नहीं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, चालुक्य। ठीक फ्रेंड, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ये इससे पहले कराया ना, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना आप। ठीक फ्रेंड्स, 999 नंबर, इसको अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स,
तो देख लीजिए 1000 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 2100 तक जाना। अभी तक हमने जर्नी स्टार्ट की है 1000 तक की, ठीक फ्रेंड्स, तय की है जर्नी। अभी बहुत दूर तक जाना है, ठीक फ्रेंड्स, आगे। तो मेरा अगला पार्ट जब भी आएगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक फ्रेंड्स, 1001 से, ठीक फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैं ये बता दूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।